Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover BSc 107 from Block 1, Unit 3. This is 3.2 Dramatic Structure. तो इसमें हम ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और इससे पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर खास करके क्या होते हैं और टेक्सचर की बात किए थे। तो स्ट्रक्चर और टेक्सचर जानिएगा लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स में बताया था आपको कि स्ट्रक्चर और टेक्सचर क्या होते हैं। क्योंकि ड्रामा में स्ट्रक्चर होते हैं और स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट होते हैं, जैसे बताया गया था कि लास्ट वीडियो में कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि पिलर की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से ड्रामा को क्रिएट करने के लिए, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनके बारे में इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं प्लॉट। तो देखते हैं प्लॉट के बारे में क्या दे रखे हैं। तो इफ वी टेल ए स्टोरी थ्रू ए प्ले वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए सिंपल अकाउंट ऑफ व्हाट हैपन्स। कहते हैं अगर हम कहानी के जरिए बताते हैं प्ले को, या ये भी कह सकते हैं कि प्ले के जरिए कहानी को बताते हैं। सॉरी, यहाँ पे है इफ़ वी टेल ए स्टोरी थ्रू ए प्ले। अगर हम प्ले के जरिए स्टोरी को बताते हैं तो हम एक सिंपल सी जानकारी को इकट्ठा कर रहे होते हैं कि क्या होता है, ऑफ व्हाट हैपन्स। प्लॉट इज़ मोर इंक्लूसिव टर्म। प्लॉट जो है एक इंक्लूसिव टर्म है, एक निजी टर्म है। इट इज़ फुली डेवलप्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी। यह स्टोरी का एक पूरा विस्तृत रूप है। इट टेक्स अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स। या कैरेक्टर्स का नेचर कैसा है उसके बारे में जानकारी देती है। द वे इन विच इवेंट्स आर रिलेटेड। जिस तरीके से कोई भी घटनाएं घटती है और कैसे कोई घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनका ड्रामेटिक इफेक्ट क्या है। प्लॉट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले। प्लॉट क्या करती है, प्ले की जो पूरा का पूरा जो महत्व होती है उसके बारे में बात करती है। प्लॉट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने देखा था कि प्लॉट जो है आपके एक हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्ले के जरिए किसी स्टोरी को बताते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा अकाउंट को बना रहे होते हैं कि आखिर में क्या होता है। प्लॉट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव टर्म होते हैं। यह बहुत ही वाकई में डेवलप्ड वर्जन होते हैं स्टोरी के। यह जो है कैरेक्टर्स की जो नेचर होती है उसके बारे में बताते हैं, जिसमें घटनाओं को जो है एक दूसरे से आपस में रिलेट किया जाता है और उनका ड्रामेटिक इफेक्ट होता है। प्लॉट जो है प्ले की जो पूरा का पूरा जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में चर्चा करती है या उसके बारे में बात करती है। The plot, Aristotle termed it mythos, in a dramatic or narrative work is constituted by a number of events. जैसे कि अरिस्टोटल ने मिथॉस में बताया है कि प्लॉट जो है एक ड्रामेटिक और नैरेटिव वर्क होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा घटना की संख्या जो है वो जुड़े होते हैं, उसमें घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। As these are presented in order so that specific artistic effects are created. क्योंकि ये सारे एक के बाद एक क्रम में रखा जाता है, इसलिए कुछ खास जो आर्ट की जो पावर है या इफेक्ट है उसको तैयार की जाती है। प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। प्लॉट और कैरेक्टर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। टू पुट इट इनटू हेनरी जेम्स वर्ड, अगर हम इसको हेनरी जेम्स वर्ड के शब्दों में देखें, व्हाट इज कैरेक्टर बट द डिटर्मिनेशन और ऑफ इंसिडेंट। कि आपका यहाँ पे दे रखे हैं कैरेक्टर क्या है, तो किसी भी इंसिडेंट का जो है वो डिटर्मिनेशन है। मतलब कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका वो कितना निश्चित तरीके से होता है, वही कैरेक्टर है यहाँ पे। व्हाट इज इंसिडेंट बट द इलस्ट्रेशन ऑफ कैरेक्टर। और इंसिडेंट क्या है, तो किसी भी कैरेक्टर का इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के जरिए किसी चीज़ को फिगर डाल के बताना। द ड्रामेटिस्ट इज गिवन द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्टर्स विद सच डायलॉग्स। ड्रामेटिस्ट को जो है यह काम दिए जाते हैं कि एक्टर्स को जो है कुछ काम दे, उनको डायलॉग के साथ तैयार कर दिया जाता है। एज विल इनेबल देम एडिक्वेटली टू इंटरप्रेट देयर पार्ट्स। जैसे कि उनके
और ये चीज़ उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करने में पर्याप्त रूप से जो है वो योग बनाते हैं या योग बनाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आर इन कंप्लीट हारमोनी, और एक ही समय में वो पूरे के पूरे हारमोनी में रहते हैं, पूरे के पूरी वो एक दूसरे से उनका मेल खाता रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं निकोल राइट्स, निकोल लिखते हैं कि व्हेन एनी ड्रामेटिस्ट सेट्स टू वर्क ही विल हैव एट द आउटसेट 3 थिंग्स टू डिटरमिन। कहते हैं कोई भी ड्रामेटिस्ट जब कोई काम करना शुरू करता है तो उनके पास 3 चीज़ होंगे। पहला तो एट द आउटसेट, आउटसेट मतलब शुरुआत में 3 चीज़ों को उन्हें निश्चित करने होंगे, ठीक है। पहला इसमें उन्होंने दे रखा है द थीम विच इज़ टू बी डेल्ट विथ, कि आखिर में कौन सा वो विषय लेते हैं, कौन सा थीम लेते हैं जिनके साथ उनको काम करना है। द कैरेक्टर्स बाय मीन्स ऑफ विच दैट थीम इज़ टू बी डिस्प्लेड, वो कैरेक्टर जिसकी मदद से थीम को दिखाया जाना होता है, इज़ टू बी डिस्प्लेड, ठीक है। एंड द मीडियम द एक्चुअल डायलॉग थ्रू विच बोथ आर टू बी गिवन एक्सप्रेशन, और एक ऐसा साधन एक्चुअल डायलॉग जिसके जरिए दोनों को, कैरेक्टर और थीम को जो है वो आपको बताया जाना होता है। इसलिए यहाँ पे दे रखा है दस द प्लॉट इज द मेन एंटिटी दैट कंट्रोल्स द इंट्रिकेट मशीनरी ऑफ द प्ले, और इसी कारण से प्लॉट जो है एक मेन एंटिटी होता है। एंटिटी का मतलब इनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, दूसरों से हट के होता है। और ये क्या करता है कि प्ले की जो इंट्रिकेट मशीनरी होता है, जो डिफ़िकल्ट जो पार्ट्स होता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ ए यूनिफाइड प्लॉट इज ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बिगिनिंग। यूनिफाइड प्लॉट की जो क्रम होती है, अगर आप प्लॉट को जोड़ के डालते हैं या कोई ड्रामेटिस्ट डालता है तो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस होती है, शुरुआत, मिडल और एंड की। मतलब ये प्लॉट बता देता है कि कहाँ से ये शुरू हुई है, कहाँ पे इसका मिडल का पार्ट है प्ले का और कहाँ पे एंड है इसका, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस सीक्वेंस कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है द बिगिनिंग इनिशिएट्स द मेन एक्शन, जो शुरुआत है वो मुख्य एक्शन से शुरू होती है, या शुरुआत में मुख्य एक्शन शुरू होती है। और उसके बाद है एंड इज ऑल्सो नोन एज द एक्सपोजिशन, और इसे एक्सपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। द मिडल प्रिज्यूम्स व्हाट हैज गॉन बिफोर, और जो मिडल है वो प्रिज्यूम करती है कि आखिर में पहले क्या हुआ होगा या क्या हुआ है। प्रिज्यूम का मतलब आप बिलीव करते हैं, ज़्यादातर संभावना होती है कि वही है, भले ही आप सर्टेन ना हो, तो उसी को प्रिज्यूम कहा जाता है। एंड रिक्वायर्ड समथिंग टू फॉलो एंड द राइजिंग एक्शन रीचेज इट्स क्लाइमैक्स, और कोई चीज़ ऐसा होता है जो आपको बताता है कि इस चीज़ को फॉलो करो, देखो, और बढ़ता हुआ एक्शन जो है धीरे धीरे क्या होता है, ये अंतिम सीमा पे जो प्ले की जो क्लाइमैक्स होती है वहाँ पे पहुँच जाती है। क्राइसिस कम्स लेटर थ्रू ए रिवर्सल ऑफ हैपनिंग्स, और क्राइसिस कैसे होते हैं कि हैपनिंग्स के होने के कारण जो है आपको दिखाई पड़ती है या उसके जरिए होती है। फॉलोइंग विच डिनुमा एंड द फाइनल रेजोल्यूशन टेक्स अप, जिसके तत्पश्चात या उसके बाद जो डिनुमा होती है, एंड ऑफ द स्टोरी जो होती है, वो एक फाइनल रेजोल्यूशन होती है जो कि आपको प्ले की को एंड कराती है या हमें एंड तक ले जाती है। तो यहाँ पर मैं जो जर्मन क्रिटिक है गस्टावो फ्राइटाग आपका इंट्रोड्यूस द एनालिसिस ऑफ प्लॉट एज फ्राइटाग्स पिरामिड, इन्होंने प्लॉट की जो एनालिसिस है उसको दिया था और ये फ्राइटाग्स पिरामिड के रूप में दिया था। ही डिस्क्राइब द टिपिकल प्लॉट ऑफ ए 5 एक्ट प्ले एज ए पिरामिडल शेप। उन्होंने क्या किया था कि एक जो यूजुअल टाइप का जो प्लॉट होता है उसको डिस्क्राइब किया था, 5 एक्ट प्ले वाली को एक पिरामिडियल शेप में किया था। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ है इसमें हमने क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार, कि यहाँ पर मैं
जो एरिस्टोटल ने अपने मैथोस में ये टर्म दिया था, प्लॉट का नाम दिया था, और ये एक ड्रामेटिक वर्क और नैरेटिव वर्क होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? तो इवेंट्स की श्रृंखला होती है, नंबर ऑफ इवेंट्स होती है, उससे बने होते हैं। एज दिस आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर सो दैट, और क्योंकि ये ऑर्डर में बने होते हैं जिससे कि कुछ खास जो आर्टिस्टिक इफेक्ट है उसको बनाए जाते हैं। प्लॉट और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर इसको हम हेनरी जेम्स के शब्दों में देखें तो कैरेक्टर क्या है, बल्कि आपका जो इंसिडेंट का डिटर्मिनेशन है उसी को आपको कैरेक्टर कहा जाता है। और इंसिडेंट क्या है, बल्कि कैरेक्टर की जो इलस्ट्रेशन होती है उसी को आपको इंसिडेंट कहा जाता है। जो ड्रामेटिस्ट है उनको यह काम दिए जाते हैं कि वह एक्टर्स को काम में लगवा दे कुछ डायलॉग के साथ, जो कि उन्हें योग्य बनाते हैं पर्याप्त रूप से जो है अपनी पार्ट को जो है वो बताने में, एक ही समय में पूरा का पूरा जोड़ करके, कंप्लीट हार्मनी। ठीक है। निकोल जो है वो लिखते हैं कि कोई भी ड्रामेटिस्ट जो है वो अपने काम में लगता है जब उनके पास 3 चीज़ होंगे। शुरुआत में जो 3 चीज़ों को उनको मन में लेके चलना होगा, 3 थिंग्स टू डिटरमिन। पहला तो थीम, कि किस विषय पे लिखना है, जिसके ऊपर उसको काम करना है। दूसरा है कैरेक्टर, जिसके जरिए जो है थीम को दिखाया जाना है। और मीडियम, जो एक्चुअल डायलॉग है। तीसरा, जिसके जरिए जो है दोनों कामों को जो है वो बताया जाना है। इस तरह से जो है प्लॉट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, मतलब इनका अपना एग्जिस्टेंस होता है, ये तो दूसरे से हटके होते हैं, जो कि प्ले की जो इंट्रिकेट मशीनरी होती है उनको कंट्रोल करती है। यूनिफाइड प्लॉट की जो ऑर्डर होती है वो एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस में होती है, जिसमें शुरुआत, मध्य और अंत होते हैं। जो शुरुआत होती है वो मेन एक्शन से शुरू होती है और इसे एक्सपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। जो मिडल होती है उसमें किसी बातों को लेकर प्रिज्यूम किया जाता है, मन में रखा जाता है कि आखिर में पहले क्या हुआ है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल होती है जिसको फॉलो करना होता है, और इसमें एक्शन जो है ऊपर उठती है और यह क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो हैपनिंग्स होती है उसके रिवर्सल के जरिए शुरू होती है, जिसके तुरंत बाद जो है एंड ऑफ द स्टोरी होती है, डिनोमा होता है, और जो फाइनल रेजोल्यूशन होती है वो हमें प्ले की एंड की ओर ले जाती है। जो जर्मन क्रिटिक गुस्टेवो फ्रेटेग है, उन्होंने प्लॉट को जो है एनालिसिस को बताया था फ्रेटेग्स पिरामिड के रूप में। उन्होंने टिपिकल प्लॉट को 5 एक्ट की जो थी उसे पिरामिडियल शेप में के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया था या बताया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इन मेनी प्लॉट्स द डिनोमा इन्वॉल्व्स अ रिवर्सल इन ए प्रोटैगनिस्ट फॉर्चून। कहते हैं बहुत सारे ऐसे प्लॉट होते हैं जिसमें एंड ऑफ द स्टोरी जो होती है उसमें रिवर्सल होती है। ठीक है। और ये होती है आपकी जो प्रोटैगनिस्ट, जो मेन स्टोरी के जो होते हैं कैरेक्टर, उनके भाग के कारण होती है, फॉर्चून के कारण होती है। वेदर टू प्रोटैगनिस्ट फेल्योर एज इन ट्रेजेडी और सक्सेस एज इन कॉमिक प्लॉट्स। चाहे वो प्रोटैगनिस्ट की फेल्योर और सफलता होती है दुखांत या ट्रेजेडी में, या उनकी सफलता होती है कॉमिक प्लॉट में। रिकॉग्निशन ऑल्सो हैपन्स एट दिस मोमेंट। इसी पल में रिकॉग्निशन भी देखी जाती है। दिस इज द रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ समथिंग एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। यह रिकॉग्निशन प्रोटैगनिस्ट के द्वारा होती है जो कुछ खास और कुछ इम्पॉर्टेंट होती है। एज ए प्लॉट इवॉल्व्स, जैसे प्लॉट धीरे धीरे विकसित होना शुरू होती है, इट अराउजेज एक्सपेक्टेशन एज वेल एज सरप्राइज। तो यह उम्मीद जगाती है और साथ में आश्चर्य को भी पैदा करती है। द इंटरप्ले और सस्पेंस एंड सरप्राइज इज प्लॉट। जो इंटरप्ले होती है सस्पेंस की और सरप्राइज की, वही आपका प्लॉट होती है। तो इंटरप्ले जो होते हैं खास करके जो प्ले के बीच बीच में दिखाया जाता है, वो सीक्वेंस में होती है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो है प्लॉट शुरू होती है। तो इसमें सस्पेंस होती है। सस्पेंस क्या होती है? आप किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं और क्या होने वाला होता है आपको पता नहीं होता है। और जो सरप्राइज़ होती है यही प्लॉट में दिखाई जाती है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने यह देखा कि बहुत सारे ऐसे जो
प्लॉट्स होते हैं उसमें जो डिनोमा होते हैं वो रिवर्सल उसमें होते हैं, उसमें प्रोटैगनिस्ट की फॉर्चून में रिवर्सल देखी जाती है। चाहे प्रोटैगनिस्ट की फेल्योर की बात करें जैसे कि ट्रेजेडी में फेल्योर हो जाती है, या कॉमिक प्लॉट में सक्सेस की बात करें, रिकॉग्निशन जो है इसी पल में देखी जाती है। और ये जो रिकॉग्निशन होती है प्रोटैगनिस्ट के द्वारा की जाती है, जो कुछ खास होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे प्लॉट समय के साथ विकसित होता चला जाता है तो यह एक्सपेक्टेशन और सरप्राइज को भी जगाती है। तो यही बात इसमें दे रखा था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या दे रखे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर देखें यहाँ पर तो दे रखे हैं, so far as conflict in drama is concerned, one can say that it may arise between characters and ideas, or between characters and events, or between character situations and the larger forces of existence. कहते हैं जहाँ तक ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट की बात है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, आपकी डिसएग्रीमेंट होती है ओपिनियंस में, विचार में, उसी को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जहाँ तक उसकी बात है तो कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि यह कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बीच जो आइडियाज़ है उसके बीच जो है उत्पन्न होती है, उठती है, या कैरेक्टर्स के आपस में कैरेक्टर के बीच भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टर्स के बीच हो सकता है, उसके आइडियाज़ के बीच हो सकता है, कैरेक्टर्स के बीच और इवेंट के बीच हो सकता है, या कैरेक्टर्स के बीच भी हो सकता है, सिचुएशंस के बीच हो सकता है, या कहें तो लार्जर फोर्सेस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो उस समय का माहौल होता है वो उसमें कितनी ताकत होती है उसके हिसाब से भी ये चीज़ पैदा हो सकता है। स्टिल ईच डेवलपमेंट मस्ट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम ए प्रीसीडिंग डेवलपमेंट। कहते हैं फिर भी हर एक डेवलपमेंट जो है उससे पहले के जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से जरूर जो है ली जानी चाहिए। एंड एवरी सिचुएशन दैट अराइजेज इन द कोर्स ऑफ द प्ले हैज़ टू बी लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। और हर एक सिचुएशन जो कि प्ले की रास्ता को तैयार करती है या अराइज करती है वो लॉजिकल होनी पड़ती है और कन्विंसिंग होनी पड़ती है। मतलब कि जब कोई उसको रीड करता है या देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई उसको कुछ बताना चाहता है, उसको जताना चाहता है। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने क्या देखा? इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो ड्रामा में अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट आपको किस किस के बीच हो सकते हैं उसके बारे में दे रखे हैं। ये कैरेक्टर और आइडिया के बीच हो सकते हैं, कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बीच हो सकते हैं। ठीक है, बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के बीच हो सकते हैं, सिचुएशन के बीच हो सकते हैं, और जो लार्जर फोर्सेस ऑफ एग्जिस्टेंस होती है उसके बीच हो सकते हैं। फिर भी हर एक डेवलपमेंट जो है उसे लॉजिकली जो पहले की डेवलपमेंट है वहाँ से जोड़ के देखी जानी चाहिए या फॉलो होनी चाहिए। मतलब पहले की जो डेवलपमेंट हुई उसी में अब नया डेवलपमेंट जुड़ेगा, और हर एक सिचुएशन में इसको देखा जाता है जो कि आपको प्ले में दिखाई पड़ती है या प्ले का रास्ता तैयार करता है, और इसे जो है लॉजिकल और कन्विंसिंग होना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके ए प्लॉट में हैव ए सब प्लॉट। मतलब प्लॉट के अंदर ही छोटे प्लॉट हो सकते हैं, इसको सब प्लॉट कहा जाता है। दैट इज अ सेकेंड स्टोरी दैट इज कंप्लीट एंड रन्स पैरेलल टू द मेन प्लॉट। कहते हैं कि एक दूसरा स्टोरी होता है जो कि पूरा होता है और साथ ही साथ, पैरेलल मतलब साथ साथ, ये मेन प्लॉट के साथ चलता रहता है। द सब प्लॉट सेम्स टू ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव ऑन द मेन प्लॉट। जो सब प्लॉट होते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि मेन प्लॉट के ऊपर जो है ये हमारी नज़रिया जो होती है, हमारी जो पर्सपेक्टिव होती है किसी चीज़ को देखने का, उसको और बढ़ाती है या ब्रॉडन करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन शेक्सपियर किंग्स लियर, लियर्स स्टोरी एंड ग्लॉसेस्टर्स स्टोरी रन्स पैरेलल। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो जो शेक्सपियर की जो किंग लियर है और लियर्स की जो स्टोरी है और ग्लॉसेस्टर की स्टोरी है, ये क्या होते हैं, दोनों सारे के साथ पैरेलल चलती है, एक दूसरे के साथ चलती है, क्योंकि प्लॉट के अंदर सब प्लॉट होती है। तो लास्ट पैराग्राफ में सब प्लॉट की बात कही गई है कि प्लॉट में सब प्लॉट भी हो सकती है। ये मेन प्लॉट के साथ जो है ये सेकंड स्टोरी के रूप में साथ साथ चलती है। सब प्लॉट क्या करती है, जो मेन स्टोरी के ऊपर हमारे नज़रिया है उसको और बढ़ाती है, ब्रॉडन करती है। एग्जाम्पल के लिए इसमें शेक्सपियर की किंग लियर्स स्टोरी और ग्लॉसेस्टर स्टोरी जो है आपका इसमें साथ साथ चलती है, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर।
अगर कैरेक्टर की बात करें आपको प्ले में, तो यहाँ पे दे रखे हैं कि द पीपल इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ द प्ले आर रेफर्ड टू एज कैरेक्टर्स। ऐसे लोग जो प्ले की एक्शन में शामिल होते हैं उन्हें कैरेक्टर्स के रूप में नाम दिए जाते हैं। वी एसेस देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे से एंड डू। हम उसको इस बात से उसका निर्धारण करते हैं, उसको हम मूल्यांकन करते हैं कि वो क्या बोलता है और वो क्या करते हैं। ए कैरेक्टर इज एन इंडिविजुअल और ए टाइप representing distinct traits through speech, dialogue and deeds। कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल के रूप में एक इंडिविजुअल होते हैं या एक प्रकार का representing distinct trait होते हैं। उनके अंदर एक अलग टाइप का लक्षण होता है और वो अपने स्पीच, डायलॉग, अपने डीड कार्य के जरिए जो है कुछ न कुछ बताते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इथॉस, अगर एरिस्टोटल इथॉस के हिसाब से देखा जाए, दैट इज द मोरल एलिमेंट एंड डायनिया, जो कि क्या है, मोरल एलिमेंट या डायनिया के नाम से है। दैट इज द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, जो कि इंटेलेक्चुअल एलिमेंट का नाम दिया है इसमें। एंड इंटेलेक्चुअल क्या होता है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस होती है ईजिली किसी चीज़ को समझने की, ठीक है, और आप डिफ़िकल्ट या जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब भी आपकी जो एबिलिटी होती है अंडरस्टैंडिंग की वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको इंटेलेक्चुअल लेवल कहा जाता है। तो इंटेलेक्चुअल जो एलिमेंट होती है ये तो बेसिक एलिमेंट होती है जो कि कैरेक्टर को बनाती है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कैरेक्टर। द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड द हीरो और प्रोटैगनिस्ट। जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसे हीरो या प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, जो हमने पहले भी बताया है। द ओपोनेंट इज द एंटागोनिस्ट और विलेन। और जो ओपोनेंट होते हैं, खासकर के मेन कैरेक्टर के जो विरोध में खड़े रहते हैं हमेशा पूरी के पूरी ड्रामा में, वो एंटागोनिस्ट होते हैं या विलेन होते हैं, जो आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता है। अ कैरेक्टर में रिमेन स्टेबल और में अंडरगो ए रेडिकल चेंज। कहते हैं कि जो कैरेक्टर होते हैं वो स्टेबल रह सकते हैं, कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसके अंदर में एक जो रेडिकल चेंज है, जो सोसाइटी को नेसेसरी है या कहीं पे नेसेसरी है, उस हिसाब से वो बदलता चला जा सकता है। बट ही शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। लेकिन उसे शुरुआत से लेके अंत तक जो है वो बने रहने होते हैं, टिके रहने होते हैं, जुड़े रहने होते हैं। E.M. Forster in aspects of novel distinguish between a flat और type character। कहते हैं यहाँ पर में कि एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में E.M. फॉस्टर जो है, इन्होंने फ्लैट और टाइप कैरेक्टर के बीच में जो है आपको डिस्टिंग्विश किया है, और उन्होंने बताया है यहाँ पे कि बिल्ट अराउंड ए सिंगल आइडिया और क्वालिटी, कि फ्लैट कैरेक्टर क्या होते हैं, ये केवल सिंगल आइडिया या क्वालिटी के ऊपर निर्भर रहता है या इसी के आसपास तैयार होता है। एंड ए राउंड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, और जो राउंड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं, हु इज़ प्राइमरली एन इंडिविजुअल, वो प्राइमरी रूप से एक इंडिविजुअल होती है, इन हिज ऑन राइट, जिनके अपने अधिकार होते हैं, एंड हैज़ मैनी इंट्रिकेसीज एज वेल एज डेप्थ, और जिसके बहुत सारे इंट्रिकेसीज और डेप्थ होते हैं, इंटेंसिटी होते हैं उनके टेम्परामेंट में, मतलब उनका जो आचरण होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है या बहुत तेज़ी से आपको बढ़ता या घटता दिखाई देता है। तो बहुत सारी इंट्रिकेसीज क्या होती है, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होते हैं। आपकी डिटेल जो होती है काफ़ी आपका गुथा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि फ्लैट और राउंड कैरेक्टर जो है किस तरीके से यहाँ पर में काम करती है। अब यहाँ पे दे रखे हैं, इफ़ ए फ्लैट कैरेक्टर इज़ टू डायमेंशनल, अगर फ्लैट कैरेक्टर टू डायमेंशनल होता है, ठीक है, कैरेक्टर होते हैं, ये राउंड कैरेक्टर आपका 3 डायमेंशनल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देयर आर स्टॉक एंड शैडोई कैरेक्टर्स। कहते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को के अलावा या इसको अगर हटा दिया जाए तो स्टॉक और शैडोई कैरेक्टर भी होते हैं। अब ये स्टॉक और शैडोई कैरेक्टर क्या करते हैं, तो दैट आर न्यू फंक्शनरीज एंड असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, जो कि नए काम करने वाले होते हैं और ये प्लॉट के विकास में हाथ बटाते हैं या असिस्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ ड्रामा हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द अर्लियर यूनिट्स। कहते हैं कि पहले के जो आपका यूनिट में उसमें जो कैरेक्टर की जो इंट्रोडक्शन है खासकर ग्रोथ ऑफ ड्रामा में, उसे पहले के यूनिट में आपको डिस्कस कर लिया गया है। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या होते हैं कि दे रखे हैं कि प्ले की एक्शन में जो लोग शामिल होते हैं उसे जो है कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। हम वो क्या करते हैं और क्या बोलते हैं उनके आधार पर भी हम उसको इस बात को एसेस करते हैं। कैरेक्टर जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल या एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिस्टिंक्ट ट्रेट्स होते हैं जिसके जरिए जो है थ्रू खास करके जो स्पीच डीड्स या एक्शन को बताते हैं। एरिस्टोटल के इथॉस के हिसाब से जो कि मोरल एलिमेंट है या डैनिया है यहाँ पे दे रखे हैं। जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है खास करके वो दो बेसिक एलिमेंट को तैयार करती है और जो कि कैरेक्टर बनाती है। जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसे हीरो या प्रोटैगनिस्ट कहे जाते हैं और इसको जो विरोधी होते हैं वो एंटागोनिस्ट और विलेन कहे जाते हैं। कैरेक्टर जो है स्टेबल भी रह सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी उसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन उसे शुरुआत से लेकर अंत तक जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको बहुत ही नॉट चेंजिंग होना चाहिए। E.M. फॉस्टर ने अपने एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल में क्या किया है, फ्लैट और टैप कैरेक्टर को जो है एक सिंगल आइडिया के ऊपर बताया है और राउंड और जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है खास करके यहाँ पर में वो यहाँ पे दे रखे हैं। और राउंड और जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं वो प्राइमरीली एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं अपनी राइट में जिनकी बहुत सारी परेशानियाँ होती है, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होते हैं और साथ साथ उनके अंदर टेम्परामेंट में डेप्थ होती है और इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट है इफ़ ए फ्लैट कैरेक्टर इज, अगर फ्लैट कैरेक्टर जो है 2 डायमेंशनल होते हैं तो राउंड कैरेक्टर जो होते हैं आपके वो 3 डायमेंशनल होते हैं। और सिंपल और अगर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को छोड़ के देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक और शैडोई कैरेक्टर होते हैं जिसमें नए काम करने वाले होते हैं जो कि प्लॉट की डेवलपमेंट में अपना असिस्ट करते हैं, हाथ बटाते हैं। जो कैरेक्टर्स को जो इंट्रोडक्शन होते हैं ग्रोथ ऑफ ड्रामा में उसे पहले के यूनिट में जो है डिस्कस कर लिया गया है या बता दिया गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं कि सम ऑफ द प्लेज एंटाइटल्ड ऑन द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स आर रोमियो एंड जूलियट। मतलब कुछ ऐसे प्ले हैं जिनका टाइटल नाम दिया गया है कैरेक्टर्स के नाम के हिसाब से, जैसे कि आपका रोमियो एंड जूलियट है जो कि आपका, और आपका शेक्सपियर का जो मेजर जो ट्रेजेडीज है, अगर आप दुखांत नाटक देखें जिसमें किंग लियर है, हैमलेट है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, अथेलो है, मैकबेथ है, रिचर्ड थर्ड है, जूलियस सीजर है। उसके बाद मार्लो की अगर देखें वो भी एक बहुत अच्छे जाने माने ड्रामेटिस्ट थे। ये दोनों कंटेम्पररी थे, एक साथ के थे। जो क्रिस्टोफर मार्लो थोड़ा सीनियर थे शेक्सपियर से। इनके डॉक्टर फॉस्टस हैं, बेन जॉनसन्स के वॉलपोनी हैं, रेक्ट के आपके मदर कडेज हैं। ठीक है। द प्लेयर एक्टर शुड हैव टेक्निकल इक्विपमेंट इन वॉइस। प्लेयर एक्टर के पास आपका वॉइस में एक तकनीकी इक्विपमेंट होना चाहिए, उनका अपना चेहरे का एक्सप्रेशन होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, बॉडीली प्रेज होना चाहिए। बॉडी को अगर वो लहराते हैं या बॉडी से अपना कुछ दिखाते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होना चाहिए। जेस्चर होना चाहिए, हाव भाव होना चाहिए। एंड मस्ट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ हिज कैरेक्टर। और अपनी कैरेक्टर की जो एसेंस है, इंपॉर्टेंस है, उनके अंदर क्या है, उनको जरूर समझनी चाहिए। ही शुड रिस्पेक्ट हिज पार्ट्स। उसे अपने पार्ट्स को जरूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज वेल एज फेलो प्लेयर्स एंड द ऑडियंस। और साथीगण जो प्लेयर उनके साथ होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ में जो दर्शक होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज़ ही हु रिवील्स द फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कहते हैं यही वो होते हैं जो कि फीलिंग्स, इमोशंस और इंटेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो आपको उजागर करते हैं, रिवील करते हैं। इनहेरेंट इन द डायलॉग, जो डायलॉग में बिल्कुल विद्यमान होते हैं, जिसको डायलॉग से हटाया नहीं जा सकता। मेंट फॉर द प्ले, और जिसका प्ले में कोई ना कोई मतलब होता है। एंड दीज हैव टू बी मेड लूसिड एंड इंटरेस्टिंग। और ये सब जितने भी हैं वो बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत आकर्षक होना चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए।
तो अभी तक हमने इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही देखा था कि कुछ ऐसे प्लेज हैं जो कि कैरेक्टर्स के जो नाम है उनके हिसाब से दिया गया है, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, जैसे कि आपका रोमियो एंड जूलियट है। मेजर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर जैसे किंग लियर, हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, अथेलो है, मैकबेथ है, रिचर्ड थर्ड है, जूलियस सीजर है, मार्लोइस डॉक्टर फॉस्टस है, बेन जॉनसन का वल्पनी है, ब्रेक्ट्स का अगर देखा जाए तो मदर टंग करेज है। और यहाँ पे जो प्लेयर एक्टर्स होते हैं उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट होनी चाहिए, वॉइस की फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, बॉडीली प्रेज होनी चाहिए, जेस्चर होना चाहिए, और ज़रूर समझना चाहिए अपनी जो कैरेक्टर की जो एसेंस है उनको, उन्हें अपने पार्ट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्लेयर्स होते हैं और जो ऑडियंस होती है उनकी हेल्प करनी चाहिए। यही वो होते हैं जो फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको वो रिवील करते हैं। और यहाँ पर मैं दे रखे हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट जो डायलॉग में आपको इनहेरेंट होते हैं, जिसका प्ले में कोई मतलब होता है, और ये सभी को जो है लूसिड और इंटरेस्टिंग बनाए जाने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है 3 यूनिटीज़। तो 3 यूनिटीज़ में अगर देखा जाए तो 3 यूनिटीज़ क्या होते हैं आपके कैरेक्टर और प्लॉट के बाद। तो 3 यूनिटीज़ आर द यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम। 3 यूनिटीज़ आपका होता है, इसमें एक्शन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। इन सिंपलेस्ट टर्म, the unity of action means that the action represented by a play should approximate the actual conditions of the staging of the play. 3 यूनिटीज़ ऑफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर मैं सिंपल टर्म में कि यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एक्शन जो है वो प्ले के द्वारा दिखाई जानी चाहिए, और इसका अप्रॉक्सीमेट जो है वो एक्चुअल कंडीशन होना चाहिए जब ये इसको प्ले पे मतलब खास करके जब प्ले को स्टेज पे दिखाए जाने होते हैं तो ठीक है, कंडीशंस ऑफ द स्टेजिंग ऑफ द प्ले। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे दे रखे हैं द यूनिटी ऑफ प्लेस इज दैट द एक्शन represented be limited to a single location। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब हुआ कि जो भी एक्शन दिखाई जानी होती है वो एक ही जगह पे दिखाई जाए, बी लिमिटेड टू ए सिंगल लोकेशन। एंड यूनिटी ऑफ 3 मीन्स, और यूनिटी ऑफ जो टाइम है इसका मतलब होता है दैट द टाइम बी लिमिटेड टू 2 or 3 hours टू इनैक्ट द प्ले। जैसे फिल्मों में टाइम को लिमिट किया जाता है 2 से 3 घंटे, उसी तरीके से जो है इसमें भी आपको जो है वो लिमिट किया जाना चाहिए, 2 से 3 घंटे में इसको जो है स्टेज पे कवर की जानी चाहिए। बिकॉज द यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम आर ऑफ्टन फ्लॉटेड दे बिकेम ऑप्शनल। कहते हैं क्योंकि यूनिटी ऑफ प्लेस और टाइम को क्योंकि एक जगह ना दिखाया जाता है, हो सकता है बार बार जगह को चेंज कर दिया जाता है सीन के साथ, आपको एक्ट के साथ, तो इसको जो है ये जो नियम होता है जो बनाया गया है इसको अक्सर तोड़ दिया जाता है। और ऑफ्टन फ्लॉटेड का मतलब होता है जो लॉ को नहीं मानता है उसको उसके विपरीत चलता है, तो इसीलिए ये चीज़ें क्या होती है, ऑप्शन होती है ड्रामेटिस्ट के लिए। एरिस्टोटल एम्फेसाइज्ड द डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रिजर्विंग सम काइंड ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन। और एरिस्टोटल ने यहाँ पर में जोर दिया था कि अगर कुछ प्रकार की यूनिटी ऑफ एक्शन को अगर बचाए रखना है तो उसकी डिजायरेबिलिटी क्या होना चाहिए, उसकी इच्छा क्या होना चाहिए, पॉइंटिंग आउट दैट दिस यूनिटी मस्ट बी ऑर्गेनिक। तो इन्होंने यह इशारा किया कि यह ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, एंड कुड नॉट बी सेकेंडेड बाय द मैकेनिकल डिवाइस ऑफ मेकिंग वन मैन द सेंटर एंड कॉज ऑफ द प्लॉट। और इसे जो है मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा जो है नहीं बनाई जानी चाहिए, इसके जगह पर में मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ नहीं की जानी चाहिए जिसमें एक आदमी को जो है वो आपको सेंट्रल पॉइंट बना दिया जाता है और यह वह व्यक्ति जो होता है वो प्लॉट में काम करता है, एंड कॉज ऑफ द प्लॉट। नेक्स्ट है It presupposes that no subplot of importance be made to appear in any serious play। और यह भी पहले से बताती है कि कोई भी प्लॉट के अंदर जो छोटा प्लॉट होता है उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो किसी भी सीरियस प्ले में जो है बनाई जानी चाहिए, बी मेड टू अपीयर इन एनी सीरियस प्ले, एंड नो एड मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इज परमिसिबल। और कोई भी टेक्सचर जो ट्रेजेडी और जो कॉमेडी है उसके जो एड मिक्सचर है वो जो है इसमें मान्यता नहीं होते हैं, परमिसिबल नहीं होते हैं।
नेक्स्ट आगे दे रखे हैं, बट दीज टू असम्पशंस रेज्ड कंट्रोवर्सी, लेकिन ये जो दोनों जो कल्पना है इसने कंट्रोवर्सी को पैदा किया, रेज किया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द कॉमिक एंड ट्रेजिक फ्यूज्ड हार्मोनियसली विद ईच अदर, और समय के साथ साथ जो कॉमिक और ट्रेजिक है वो एक साथ जो है वो मिल के दिखाई दिया। टेयर्स एंड लॉफ्टर वर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जैसे कि आंसू और हंसी होती है, इनका ये बहुत ही पास पास के चीज़ बताए जाते थे। एज कॉमेडी एंड ट्रेजिडी, किस रूप में, तो कॉमेडी और ट्रेजिडी के रूप में। और ये दोनों सिमिलर नहीं थे, ये क्या थे, वर नॉट सिमिलर, वर डिसिमिलर। नॉट वर दे नॉर वर दे फंडामेंटली अपोज टू ईच अदर, ना ही ये एक दूसरे के विरोधी थे बल्कि एक दूसरे के साथ थे। एज टू बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन, क्योंकि इसे जो है अलग अलग रूप से दिखाए जाते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे से अलग थे या अपोज थे। ठीक है, तो देखते हैं इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में क्या दे रखे हैं। छोटा सा जो है हमने अभी 3 यूनिटीज़ के बारे में बताया था कि 3 यूनिटीज़ इंटरेस्ट के द्वारा इसको फ्लॉट किया जाता है, इसके नियम को तोड़ दिया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 3 यूनिटीज़ जो होते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस और टाइम होते हैं। ये सिंपलेस्ट टर्म में देखा जाए तो यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एक्शन जो होता है वो प्ले के द्वारा दिखाया जाता है, यह अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए और एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए प्ले को स्टेज करने के लिए। जो यूनिटी ऑफ प्लेस होती है वो ऐसे एक्शन होते हैं जिससे कि लिमिटेड एक सिंगल लोकेशन या जगह पे दिखाई जानी चाहिए, और यूनिटी का टाइम मतलब होता है कि इसे 2 या 3 घंटे में जो है प्ले को इनएक्ट करने में लगाई जानी चाहिए। क्योंकि यूनिटी ऑफ प्लेस और टाइम जो होते हैं उसके नियम को अक्सर तोड़ दिया जाता है, तो यह अब जो है ऑप्शनल बन गया है कि आपको करना है या नहीं करना है। एरिस्टोटल ने जो है वो जो कुछ प्रकार के जो एक्शन है उसको प्रिजर्विंग करते हुए उन्होंने यह बताया है, यहाँ पर मैं डिज़ायरेबिलिटी क्या होना चाहिए यह पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पे बताया है कि यह जो यूनिटी है ये आपको ऑर्गेनिक होना चाहिए और इसे जो है दूसरे मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा आपको यूज़ नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, मेकिंग वन मैन द सेंटर एंड कॉज ऑफ द प्लॉट, जैसे कि एक आदमी के द्वारा जो है वो आपको तैयार किया जाने सेंट्रल ग्रुप में, और प्लॉट को जो है कॉज कराते हैं, प्लॉट पे कोई ना कोई काम करते हैं। यह भी प्री सपोज किया जाता है, मतलब बताया जाता है कि कोई भी सब प्लॉट जो होता है दैट नो सब प्लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस बी मेड, की कोई भी सब प्लॉट जो है उससे इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए किसी प्रकार के सीरियस प्ले में, और ट्रेजेडी और जो कॉमेडी होती है वो एक साथ जो है वो परमिट नहीं की जानी चाहिए, बल्कि ये जो दोनों होते हैं ये असम्पशंस जो है आपको ये कंट्रोवर्सी पैदा करती है, और समय के साथ जो कॉमिक और ट्रेजिक जो है वो साथ साथ जो है वो मिलते चले गए। और यहाँ पे दे रखे हैं टीयर्स के साथ और जो आपका लॉफ्टर है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखाने लगे, जैसे कि कॉमेडी और ट्रेजेडी दिखाते हैं। लेकिन बताते हैं यहाँ पर एरिस्टोटल कि दोनों सिमिलर नहीं थे, और दोनों ही जो है ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटली अपोज्ड भी नहीं थे एक दूसरे के, और इसे जो है अलग अलग रूप से जो है ट्रीट की जानी चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ ड्रामेटिक एक्शन टू वन लोकेलिटी। यूनिटी ऑफ जो प्लेस होते हैं और जो टाइम होते हैं ये क्या करते हैं कि टाइम की जो लेंथ होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं और प्लेस को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं ड्रामेटिक एक्शन में, खास करके जब एक ही जगह पे हो रहे होते हैं। तो जबकि वाइल परफॉर्मिंग द प्ले ऑन द स्टेज, जब स्टेज पर में प्ले चल रही होती है, तो it is true that for certain plays the unities can never be applied, but just as drama itself presents a kind of concentration of life, a certain amount of restriction helps the dramatist considerably in his task। यहाँ पे दे रखे हैं कि यह सत्य है कि कुछ निश्चित प्ले में जो यूनिटीज़ होते हैं उसे कभी भी अप्लाई नहीं किए जाते हैं, बट जस्ट एज ड्रामा इट सेल्फ प्रेजेंट, जैसे कि ड्रामा अपने आप को यह बताती है, एक प्रकार की जो लाइफ की कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर जोर डालती है, तो कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है
वो हेल्प करती है ड्रामेटिस्ट को कि विचारपूर्वक वो अपनी टास्क के ऊपर सोचे कि उसे क्या करना है। जो होल थिंग होते हैं मे बी समड अप बाय सेइंग दैट, जो पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं उसको यह कह करके ख़त्म किया जा सकता है कि जो ड्रामा होती है वो एक एसेंशियल आपका यूनिटी होती है, और ये होती है आपकी इम्प्रेशन की यूनिटी। तो एलार्टिस निकोल ने बताया है यहाँ पर में थ्योरी ऑफ ड्रामा में वो क्या बताते हैं उसके ऊपर यहाँ दे रखे हैं। कि द यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन इज क्लोजली लिंक्ड टू द एंशिएंट यूनिटी ऑफ एक्शन, कि यूनिटी ऑफ जो इम्प्रेशन है वो प्राचीन काल में जो या पहले के समय में यूनिटी ऑफ एक्शन है उससे बिल्कुल पास जुड़े हुए हैं। बट प्लेसेस एसेंशियली स्ट्रेस आउट ऑन द क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले, लेकिन जो प्लेसेस हैं वो खास करके किसके ऊपर जोर डालती है, ये क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर नहीं डालती है, स्ट्रेस नॉट ऑन द क्रिएटिव प्रोसेस जो कि प्ले की कंस्ट्रक्शन में शामिल होते हैं, बट ऑन द इफेक्ट विच द होल ड्रामा विल हैव ऑन एवरेज ऑडियंस, बल्कि इफेक्ट के ऊपर डालती है जो कि पूरी की पूरी ड्रामा की होती है एवरेज ऑडियंस के ऊपर। उसके बाद आगे दे रखे हैं ड्रामा एज वी हैव सीन, ड्रामा जैसे कि हम देख चुके हैं, मस्ट बी एक्सेसिवली कॉन्सेंट्रेटेड, इसके ऊपर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाली जानी चाहिए। एंड दिस वेरी कॉन्सेंट्रेशन डिमांड्स द सिक्योरिंग ऑफ यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन, और ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है ये यूनिटी ऑफ जो इम्प्रेशन है उसको सिक्योर करती है, उसको डिमांड करती है। ऑन द अदर हैंड बाय यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन इज नॉट नेसेसरली implied mere monotony and sameness of emotions, कि यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन जो है आवश्यक रूप से यह मोनोटोनी और एक ही प्रकार के इमोशन को नहीं बताती है। फॉर द यूनिफाइड इम्प्रेशन एज सच में बी गेन्ड बाय मीन्स ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ वैरायटी ऑफ इमोशंस, क्योंकि यहाँ पर में कहते हैं कि जो यूनिफाइड इम्प्रेशन होते हैं इस प्रकार से वो जो है आपका अलग अलग प्रकार के जो इमोशन की यूटिलाइजेशन है उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या उसकी मदद से प्राप्त किया जा सकता है। दस ड्रामा शोज ए सबऑर्डिनेशन ऑफ सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड, और इस तरीके से ड्रामा जो है कुछ खास प्रकार की जो एलिमेंट होती है उसकी मदद से जो है तैयार की जाती है या वो दिखाती है, जिसकी मदद से यह बनाई जाती है। इन एवरी ग्रेट ड्रामा देयर इज़ एन आइडिया, हर एक ड्रामा में कोई ना कोई विचार होती है। एंड थ्रू द यूनिटी ऑफ एक्शन, और एक्शन के जरिए और कैरेक्टर के सिग्निफिकेंस के जरिए, कैरेक्टर का कितना उसे महत्व होता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होती है ड्रामा की उसको बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है।